नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आज बिहार की बात में हम बड़ी बहस करेंगे और इस बहस की शुरुआत आरजेडी ने की है। सवाल उठा दिया है नीतीश कुमार पर। बहाना श्री बाबू, मतलब माध्यम बनाया गया है श्री बाबू को। तो देखिए, आरजेडी के सांसद, राज्यसभा के सदस्य एडी सिंह ने कल एक बयान दिया, लाइव सिटीज पर ही बयान दिया, और वे बातों बातों में कह गए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू भी कहा जाता है, उनके बाद बिहार के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री लालू यादव ही थे। तो देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मुखिया नीतीश कुमार है। तो क्या नीतीश कुमार लालू यादव से कमतर बेहतर मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री लालू यादव थे। देखिए, लालू यादव के बारे में कहा गया कि जब वे 1990 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, गरीबों को जुबान दी, साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ। और जब लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता को अपदस्थ करते हुए नीतीश कुमार आए तो यह बात कही गई कि नीतीश कुमार विकास पुरुष बने, उन्हें विकास बाबू कहा गया। न्याय के साथ विकास की अवधारणा रखी गई और कहा गया विकास आगे बढ़ रहा है, जंगल राज खत्म हो चुका है। तो नीतीश बेहतर श्री बाबू के बाद कि लालू यादव अधिक बेहतर? आज बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। चंद्रचूड़ सिंह साहब हैं, हिंदू कॉलेज दिल्ली के एचओडी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। देखिए, चंदन यादव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पटना में एमआईटी यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट हैं रूपम अमिका जी। तो देखिए, सबसे पहले हम रूपम जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि चंद्रचूड़ सिंह साहब अनुभवी हैं, चंदन जी अनुभवी हैं, इन्होंने दोनों का शासनकाल देखा है। रूपम जी ने शायद लालू यादव का शासनकाल न देखा हो, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में पली बढ़ी हैं। तो रूपम जी, आप अभी यंग हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, पुराने किस्से कहानियों को सुनती हैं। तो देखिए, आरजेडी के सांसद एडी सिंह जो कह रहे हैं कि श्री बाबू के बाद सबसे बेहतर लालू यादव ही थे, तो इसका मतलब बिहार के जो मुखिया हैं अभी नीतीश कुमार, वे लालू यादव से अच्छे नहीं हैं। क्या सोचती हैं आप? अपने दोस्तों के बीच होती होंगी, क्लासरूम में चर्चाएं होती होंगी, नीतीश कुमार बेहतर कि लालू यादव बेहतर? क्या मानना है? एक्सपर्ट ओपिनियन हम बाद में लेंगे, चंद्रचूड़ सिंह साहब का और चंदन यादव जी का। सर, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा वेरी गुड इवनिंग और लाइव सीरीज को सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक यंग लड़की को प्लेटफॉर्म दिया, एक यंग गर्ल को, एक लॉ स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपनी बातों को रखो और समाज को अवेयर करो। जैसा कि आपने कहा कि मैंने लालू यादव जी का जो शासन था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उस पल को नहीं जिया, लेकिन जब नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब अपना शासन शुरू किया तो मैं उस पल को जी हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने इन नीतीश कुमार जी के शासन को देखा और देख भी रही हूँ, लेकिन लालू यादव जी के शासन में मैं बहुत छोटी थी। मुझे याद है, ऐसे साइंस भी कहता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की याददाश्त भी बहुत मजबूत होती है और वो स्ट्रांग भी बहुत होती हैं लड़कों की अपेक्षा, लड़कियां बचपन में। और जैसा मैं देख पा रही थी, बचपन से अभी तक देख पा रही हूँ, लालू यादव के शासन में लड़कियां 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी। 6 बजे क्या, मतलब अकेले भी बाहर नहीं जाती थी। लेकिन आज का अगर दौर देखा जाए तो लड़कियां 2 बजे रात में भी अकेले बाहर जाती है और उनको एक खरोच तक नहीं लगता है। ये मैं पटना शहर की बात बता रही हूँ, नवादा जिला की बात बता रही हूँ और गया जिला की बात बता रही हूँ, जहां मैं पर्सनली मैं बहुत इस चीज को मैं खुद अनुभव क्योंकि मैं थोड़ा सा ना नटखट टाइप की हूँ। थोड़ा अगर मैं पढ़ रही हूँ, ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई तो मैं ना, जब मन हुआ मैं बाहर निकल गई, ठीक है, फ्रेश हवा लेने के लिए मरीन ड्राइव चली गई या यहाँ। कहीं भी मुझे अभी तक एक कमेंट भी सुनने को नहीं मिला है जब से और ये मैं बटरिंग नहीं कर रही हूँ कि हाँ मुख्यमंत्री जी सुनकर खुश हो जाएंगे या जदयू के सरकार में जो लोग सुन रहे होंगे नेता विधायक वो खुश हो जाएंगे, नहीं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो चेक कर ले, क्योंकि मैं हर चीजों को, आज यंग लड़की हूँ तो हर चीजों को मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ, हर चीज को, हर मूवमेंट को, और अवेयर करती हूँ कि मैं 12 बजे रात को अकेले आई, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ।
इट मीन्स कि लड़की को सख्त करने में सबसे पहला योगदान मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगी कैसे शिक्षित किया उन्होंने। और कहते हैं ना कि अगर अगर देश को बर्बाद करना है, किसी भी देश को बर्बाद करना है, तो उसके शिक्षा पे प्रहार करो। जैसे हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी पे प्रहार किया गया था, वैसे ही अगर किसी लड़की को आगे नहीं बढ़ने देना है तो लोग उसके शिक्षा पे प्रहार करते हैं। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री को देखा, सुना, समझा। आज उनकी बदौलत ना जाने कितनी लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हैं। किसके बदौलत? वो जब बोलते हैं कि वो जो 2006 में जो उन्होंने लागू किया था, जो बच्चे स्कूल जाएंगे उनको 1000 रुपया, 10,000 रुपया, साइकिल योजना, ड्रेस योजना उन्होंने दिया, तो पेरेंट्स जो गरीब परिवार थे वो उसको नहीं, आगे आप भेज कहना दिए चाह पढ़ने रही के है लिए। रूपम जी कि आप कहना चाह रही है रूपम जी कि नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं को सुरक्षा मिली, लड़कियां घर से आजादी से निकलती हैं, कोई बिल्कुल खौफ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपके घर में किस्से कहानी कुछ लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल के भी सुनाए जाते होंगे, तो क्या बिल्कुल उनसे बिल्कुल खौफ पैदा होता था? और सवाल यही है कि लालू यादव बेहतर कि नीतीश कुमार बेहतर? क्योंकि आरजेडी के सांसद ने कह दिया कि श्री बाबू के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री लालू यादव ही थे। सर, आई घर डोंट में थिंक क्या सो। किस्से कहानी? आई डोंट थिंक अच्छा। सो। मैं हम्म, क्योंकि मेरे घर में मेरे दादाजी दादी जी सब लोग ये बताते हैं, नाना नानी से बात होती है, वो ये कहते हैं। मैं नाना जी का वीडियो भी डालूंगी, अभी मैंने छठ में लिया है उनका, और उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दिया है। हम्म, उनका कहना है कि लालू यादव के शासन में आईपीएस की बहु बेटियां भी लुट जाया करती थी। और ये हम सब पूरे बिहार गवाह है, मैं ही नहीं, पूरा बिहार इसका गवाह है। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे नाना जी ने बताया, मेरे मामा ने बताया ये सब। लेकिन आज के डेट में जैसा कि अभी आपके आरजेडी के सांसद ने कल जो बयान दिया है, उस अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि आईएएस आईपीएस यहाँ कुछ करते नहीं है, वो करप्ट हो चुके हैं। तो बता दे, एक भी आईएएस आईपीएस को उठा के ला के मुझे दिखा दिया जाए कि नीतीश कुमार की सरकार में किसी भी महिला के साथ आईएएस आईपीएस के साथ की बहु बेटियों को लूटा गया हो। चलिए ठीक है, चलिए हम चंदन जी के पास जाते हैं। चंदन यादव जी, देखिए एडी सिंह ने कहा, आरजेडी ने कहा नीतीश कुमार से भी बेहतर लालू यादव। देखिए उन्होंने नीतीश कुमार से बेहतर की बात नहीं कही, उन्होंने कहा श्री बाबू के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री लालू यादव ही। क्या उस साइलेंट रिवॉल्यूशन के कारण? क्या वो सामाजिक न्याय की राय के कारण? और यदि सबसे बेहतर लालू यादव, तो नीतीश कुमार कहां कमजोर पड़ गए? चंदन यादव जी, आप अपने अनुभव तजुर्बे से बताइए, क्या आप सहमत हैं कि लालू यादव ही श्री बाबू के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए? क्योंकि लोग तो उनके राजकाज को जंगल राज का दर्जा देते थे। जी बिल्कुल। और ये टॉपिक देखिए, एक तो पहले मैं कहूँगा कि एक तो आरजेडी के सांसद हैं वो, तो जाहिर है जी, वो जी के ही बारे में बोलेंगे, वो किसी और के बारे में बीजेपी महागठबंधन और की सरकार है, मतलब नहीं भी हाँ हाँ। बोलते तो काम चल जाता, तुलना कर दी। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो आरजेडी के सांसद हैं, तो जाहिर है वो अपनी पार्टी के नेता की ही तारीफ करेंगे। तो जी, मतलब मैं उनके ऊपर तो चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये एक अच्छा टॉपिक है, बिहार को ये चर्चा करना चाहिए। हमें जात पात से ऊपर उठ के ये चर्चा करना चाहिए कि बिहार में श्री कृष्ण बाबू, जिनको कि बिहार का निर्माता माना जाता है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन थे? इस टॉपिक को मैं एक्सेप्ट करता हूँ चर्चा के लिए, क्योंकि देखिए आरजेडी के वो जी, सांसद है, वो बोलेंगे ही कि ठीक है लालू जी बहुत बेहतरीन थे उनसे, लेकिन हमें चर्चा करना चाहिए। अब क्या होता है, इस पे हम चर्चा इसलिए नहीं करते हैं, इवन बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें जातिवादी करार दिया जाएगा। अब जैसे मैं ही अगर कुछ बोलूंगा भी तो कहिएगा कि आपका टाइटल ये है तो भाई इसलिए आपने ऐसा बोला, लेकिन कोई और बोलेंगे तो कहेंगे कि नहीं भाई वो बहुत निष्पक्ष ढंग से बोले। लेकिन इस पे चर्चा होनी चाहिए, और मेरा ये मानना जी, है कि ये बात बिल्कुल 100% सच है कि बिहार में श्री कृष्ण बाबू के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ जिसने सामाजिक, मतलब देखिए वो एक रूलिंग का एक समय समय के हिसाब से राजनीति होती है। श्री कृष्ण जी, बाबू बिहार बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, बिहार की आधारशिला रखी, आज जो बिहार दिख रहा है उनको उन्होंने उनकी नींव रखी। उसके बाद एक फेज आया जब लालू प्रसाद का राज आया। लालू प्रसाद ने सामाजिक बदलाव लाया। ऐसा नहीं था कि लालू जी के पहले और कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बने या दूसरे कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, बने थे, लेकिन गरीब, पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों को जिस तरह की मुखरता, जिस तरह से उनके मुंह में जुबान आवाज दी, वो लालू यादव ने दी। तो वो एक सामाजिक परिवर्तन का दौर था, और उसी का नतीजा है। देखिए
कि नीतीश कुमार उसके बाद आए। आप बताइए क्या बीजेपी खुशी-खुशी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई थी? बीजेपी ने तो इसलिए बनाया था ना कि लालू जी का काट करना था। उनको एक कैंडिडेट चाहिए था जो कि लालू जी के मुकाबले लेकिन उनको खड़ा चंदन कर जी, सके। आप कह रहे हैं और लालू जी सामाजिक ने बदलाव की बात कर रहे हैं। चंदन जी, आप हाँ, सामाजिक जी। बदलाव की बात कर रहे हैं। रूपम जी ने अभी कहा कि महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लड़कियां घर से नहीं निकलती थी और निकलना दुश्वार हो जाता था। किनके साथ कहां क्या घटना घट जाएगी। आज रात को 2 बजे निकलती है। नरसंहारों का दौर याद कीजिए। पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज की टिप्पणी की थी। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, तो रूपम जी ने खुद कहा है कि रूपम जी ने वो दौर नहीं देखा। रूपम जी सुनी-सुनाई बात कर रही हैं। हम्म। रूपम जी ने खुद कहा है कि उन्होंने वो दौर नहीं देखा है। रूपम जी जो बात कर रही आपने हैं, तो देखा है जो ना, तो उन्होंने आपको सुन ये हाँ, आप ये मानते हैं कि वो दौर सुरक्षित बिहार था? तो वो तो अभी भी लॉलेसनेस तो हर अभी भी है। और बिहार क्यों, दिल्ली में है और जगह है, यूपी में हर जगह लॉलेसनेस है। नरसंहार नहीं हो रहे हैं। नरसंहार लालू जी के बाद कहाँ हुआ? लालू जी के बाद नहीं हुआ ना। हाँ, तो आखिर उन्होंने बदलाव लाया ना। आप बताइए ना। लालू जी के ठीक है, शासनकाल में तो नरसंहार हुए ही। अब मैं आता हूँ, वही तो बदलाव तो बदलाव आया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाया। बदलाव माननीय मैं मुख्यमंत्री नीतीश अब कुमार जी ने लाया। ज्ञानेश्वर जी, अब मैं आता हूँ आरडी सिंह जी की जी। बात। अब मैं आता हूँ आरडी सिंह जी के बात पे। एडी जिस सिंह जी, आदमी एडी सिंह जी। हाँ, एडी सिंह जी की बात पे। जिस आदमी को, जिस लालू को आप जो है मतलब कहते हैं कि उन्होंने जातिवाद बढ़ा दिया और जो जो भी आप करें लॉलेसनेस, वही आदमी थे ना। कल किस तरह से वो बोल रहे थे आपके चैनल पे, एडी सिंह साहब, कि मैं जी। भूमियार, मुझे टिकट दिया लालू जी, मुझे बहुत मानते हैं। लालू जी बोले कि अभी एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कांग्रेस की सभा थी, श्री कृष्ण बाबू का जन्म था, कुछ जयंती समारोह था। उसमें उन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री में तो कोई जाता नहीं था श्री कृष्ण बाबू के यहाँ माला चढ़ाने के लिए, ये जाते थे, ये और उनकी पत्नी जाती थी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नरसंहार वाली बात आप जाति को लेके जोड़ रहे हैं ना, तो ये करें कि ऐसा नहीं, वो तो एक सेक्शन ने उनको जो है बदनाम किया। और वो यही दो जातियां होती थी जो लड़ाकू प्रवृत्ति की थी, जो लड़ती थी, यादव और भूमिया। तो एक सोची समझी राजनीति के तहत जो इन दोनों जातियों को भिड़ाया गया आपस में। और अब दोनों जातियों ने समझ लिया है कि हम दोनों आपस में लड़ गए, कुछ मिला नहीं। उसके बाद से देखिए, श्री कृष्ण बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं बना उस जाति से, ना लालू यादव के बाद कोई मुख्यमंत्री बना उस जाति से। दोनों आपस में लड़ते रहे। जी। तो लेकिन एडी फिर भी सिंह की माननीय बात, मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री तो यादव समाज को ही बनाया। उप मुख्यमंत्री मैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री की यादव बात है। कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं, की बात कर चंदन जी, रहा हूँ। चंदन और जी, चंदन जी, तो हाँ, आपको क्या लगता है कि बिहार में यादव और भूमियार एक हो गए हैं? आप एडी सिंह की बातों से आप इतना सहमत हो गए कि बिहार में यादव और भूमियार को आपने एक मान लिया। आगे हम चंद्रचूड़ सिंह साहब के पास चलेंगे, लेकिन क्या आप ये मान लिए हैं? आपका तजुर्बा इसे कबूल करने को तैयार है? नहीं, मुझे लग रहा है कि पार्टी उनकी बदली है। जिस पार्टी में, जिस पार्टी को एक समय था, अब मतलब अगड़ी जातियां आरजेडी के पास नहीं, अब है ना। अब एडी सिंह साहब हैं जो कि इस तरह से लालू जी के लिए बात करते हैं। तो यानी कि ए टू जेड की पार्टी बन गई है। लग रहा है कि वो पार्टी बदल गई है। पार्टी में अब सब नहीं तो लोग हैं। आप मनोज झा हैं, एडी सिंह हैं। तो ये नहीं, वो लोग तो ठीक बिहार है। से। तो आप भी, हाँ, तो आप क्या एडी सिंह की बातों से सहमत है कि श्री बाबू के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री लालू यादव ही है? देखिए, जेडीयू वाले कहते हैं कि यह तो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ही सबसे बेहतर। तो क्या आप सहमत हैं कि एडी सिंह जो कह रहे हैं कि लालू यादव ही सबसे बेहतर, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि हर समय की एक राजनीति, श्री कृष्ण बाबू बेहतरीन मुख्यमंत्री थे। उसके बाद एक दौर आया जब लालू जी ने सामाजिक बदलाव लाकर जो जातियां, जो समाज का वर्ग पीछे श्रेणी में था, जो बोल नहीं पाता था, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। उसकी अगले फेज का काम नीतीश कुमार ने किया, जो लालू जी शायद सत्ता में रहते तो करते। जो जिस तरह से उन्होंने विदेश का दौरा किया, वहां से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की, लेकिन फिर जेल वेल में केस वेस जो हुआ, उसके बाद वो हट गए, हटना पड़ा। तो उसके बाद नहीं। तो ये एक समय समय की राजनीति है। तो तो नीतीश जेल जी वेल लालू क्यों जी हुआ? का जेल वेल एक्सटेंस। क्यों हुआ? जेल तो वेल क्यों हुआ? नीतीश, कुछ अब उसकी जेल उसकी वेल बहुत क्यों हुआ? उसकी बहुत लंबी चर्चा है। उसपे तो बहुत लोग लिखते हैं कि भाई हो सकता गलत ढंग से फंसा। आरजेडी वाले कहते हैं कि उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है, कोई घोटाला था ही नहीं, वो नहीं, सारा आरजेडी घोटाला। वाले कहते हैं ना। हाँ, चलिए तो चंद्रचूड़ मैं सिंह साहब के पास जाते हैं। चंद्रचूड़ सिंह जी, साहब, रूपम जी ने कहा, चंदन जी ने कहा, रूपम जी कह रही हैं नीतीश कुमार बेहतर, लालू यादव
के बारे में उन्होंने जो कहा वह भी आपने सुना, और चंदन यादव कह रहे हैं कि नहीं, जो नीतीश कुमार है उनसे बेहतर लालू यादव। तो आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। मुझे आपने मौका दिया इस बात पर अपनी राय रखने के लिए, इसलिए आपका धन्यवाद। देखिए, अशरफ मालवी की एक बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे याद आ रही है, पहले वो सुना दूं फिर आगे बात करेंगे। तो अशरफ जी कहते हैं कि हुकूमत से अगर एजाज चाहते हो, हुकूमत से अगर एजाज चाहते हो, अंधेरा है लिख दो रोशनी है, अंधेरा है लिख दो अंधेरा है लिख दो रोशनी है। तो जो सांसद जी हैं अमरधारी सिंह, उन्होंने कहा, अब आप उस चीज को समझ सकते हैं क्यों कहा, और मुझे लगता है चंदन जी भी इस बात को से सहमत हैं कि वो और कह भी क्या सकते हैं। नहीं कहते भी तो चुप रह जाते, तो लेकिन उन्होंने तो ठेल दिया राज ना, मैं उस पर ऐसे ही तनातनी है, उस पर भी आ रहा हूं। पर मुझे लगता है कि कई चीजों को अगर हम स्पष्टतः देखें, आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। जी 1990 से लेकर अगर 2010 वर्ष में मान के चलें, इन 10 वर्षों में बिहार के आर्थिक स्थिति को देखें, तो मैं ये देख रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ज्ञानेश्वर जी। प्रति व्यक्ति आय 1373 रुपए से घटकर इन 10 वर्षों में 1289 रुपए हो गया। ये वो वर्ष हैं जिन वर्षों में 7300 से घटकर, आप करें 7300 से घटकर 1373 1373 अच्छा 1373 से घटकर जी, व्यक्ति से घटकर वो 1289 रुपए हो गया। इसी दौरान इन्हीं 10 वर्षों में अगर भारत के ग्रोथ स्टोरी को देखें, भारत के आर्थिक दर, विकास दर को देखें, तो लगभग 6.8% की दर से भारत का विकास दर इन 10 वर्षों में रहा। बिहार का औसतन इस समय जो विकास दर था वो 5.3% रहा। एक और बात कहता हूं क्योंकि औपचारिकता से आपको पता चल जाएगा। व्यक्ति जो ऊर्जा का कंजम्पशन है, ऊर्जा कंजम्पशन आप डेवलपमेंट से हमेशा जोड़ते हैं, तो पावर कंजम्पशन 10 वर्षों में 84 किलोवाट प्रति घंटा से घटकर 60 किलोवाट प्रति घंटा प्रति व्यक्ति प्रति घंटा हो गया। तो आप ये 3 मैंने आपको आंकड़े दिए। इन 10 वर्षों लालटेन युग आ गया था जी। हाँ, लालटेन युग था। इन्हीं 10 वर्षों में जहां देश में एक तरफ उदारीकरण की तरफ जोर अग्रसर होता रहा भारत, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि आईटी रेवोल्यूशन में सबसे पिछड़ा जो राज्य है वो बिहार रहा। और इन्हीं 10 वर्षों में वहां पर जो लॉलेसनेस हुआ, जो विधि व्यवस्था की समस्याएं हुई, ये सारी समस्याएं इसी 10 वर्ष में हुई। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि चंदन जी ने भी कहा, कि ये ठीक बात है कि इन 10 वर्षों में सामाजिक न्याय की परियोजना के अंतर्गत कुछ आवाजों को और कुछ ऐसे समाज के वर्ग थे जिनकी आवाजें दबी हुई थी, कुचली हुई थी, उन आवाजों को थोड़ा प्रखरता तो लालू यादव जी ने दी, इसमें कोई दो मत नहीं है। वॉल्टर हॉजर ने लिखा था कि पॉलिटिकल डिग्निटी जहां तक सवाल है, राजनीतिक मर्यादाओं का जहां तक सवाल है, तो लालू यादव ने राजनीतिक मर्यादाओं की स्थापना तो अवश्य की, परंतु पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अगर कोई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो पाया, कोई आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय और शिक्षा का बिल्कुल स्पष्टता संबंध है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो बिहार में जिस प्रकार से शैक्षणिक, वैसे ये नहीं कहने का मेरा मतलब है कि लालू यादव से पहले शैक्षणिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन उन 10 वर्षों शैक्षणिक व्यवस्था इस प्रकार से ठप हो गई, इस प्रकार से सेशंस खत्म कर दिए गए, महाविद्यालयों में किस प्रकार से गुंडागर्दी और महाविद्यालयों में किस प्रकार से नियुक्तियां हुई, ये सब जानते हैं। तो से ओटीटी पर एक बड़ा अच्छा ये सीरियल आया, मैं वो उसमें कई काल्पनिक चीजें भी दिखाई गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो 10 वर्ष थे, एक शंकर सेन की किताब आई थी, द मेकिंग ऑफ लालू एंड द अनमेकिंग ऑफ बिहार, तो मुझे लगता है 10 वर्ष ऐसे बीते जिस 10 वर्ष में एक नेता के रूप में लालू यादव के जो कारनामे थे उसको माना जा सकता है, उनकी स्थिति को माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि वो एक अच्छे नेता हुए, कम से कम अपनी जाति को और अपने कुछ लोगों को उन्होंने सशक्तिकरण तो किया उनका। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं सवाल मुख्यमंत्री पर उठा रहा हूँ। मुख्यमंत्री होता है जो देश का जो अपने राज्य का चहुमुखी विकास कर पाता है। चहुमुखी विकास
देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, कल्चरल इंडिकेटर्स हैं। किन इंडिकेटर्स पे आप अगर कहेंगे? रहा सवाल नीतीश बाबू का, उनका भी लेखा जो लेके आया हूं और आपको मैं बताऊं, ये ठीक है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में लगभग 2005 से लेकर 2010 में 11% के विकास दर से बिहार आगे बढ़ा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इसी समय में, और खास करके नीतीश कुमार के अगले 15 साल में, बिहार वो ऐसा राज्य है जहां पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। जहां देश में एक तरफ ऐसे लोगों की संख्या घट रही थी, बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। अगर आप देखें जीडीपी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार की जो रैंकिंग है, जीडीपी के हिसाब से बिहार की रैंकिंग 14वीं है, और प्रति व्यक्ति जीडीपी आय के हिसाब से बिहार की रैंकिंग 33वीं है। तो आप खुद ही समझ लीजिए ना, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, 80% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ये नीतीश कुमार के सुशासन की बात कर रहा हूँ। 80% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में सम्मिलित हैं, उस पेशे में। अच्छी बात है, लेकिन उस एग्रीकल्चर आउटपुट को अगर हम देखें तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 20% से भी ज्यादा नहीं है, लगभग 66% सर्विस सेक्टर से है। मैंने जैसे पहले भी एक बार आपके प्रोग्राम में कहा, बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश के औसतन अर्बनाइजेशन, जहां पर 23-24% का औसतन अर्बनाइजेशन है, बिहार में अर्बनाइजेशन रेट 10% है। तो मुझे तो नहीं, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह साहब, देखिए मूल सवाल जो एडी सिंह ने जो विवाद छेड़ा कि श्री बाबू के बाद सबसे बेहतर लालू यादव, नीतीश कुमार तो ऐसे ही नीचे चले गए उनके हिसाब से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि नीतीश कुमार और लालू यादव की तुलना करें तो दोनों में से किसे बेहतर मुख्यमंत्री आप देखते हैं? लालू यादव की बात भी आपने कही, और नीतीश कुमार को, दोनों में बेहतर कौन? देखिए, दोनों में अगर मुझे ऑब्जेक्टिव रूप से चुनना होगा तो मैं जाहिर तौर पर सोशल इंडिकेटर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार लालू यादव से बेहतर मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की जो अपेक्षाएं थी, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो ये लगता है कि दोनों ने बिहार को पिछले 30 वर्षों में बिहार के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों असल में मैं ये कहूं कि किससे गिला करूं, किसकी शिकवा करूं। एक बड़ा अच्छा था, मुझे याद आ गया, किसको कातिल मैं कहूं, किसको मसीहा समझूं, सब यहाँ भीड़ में अपने हैं, किसे मैं क्या समझूं। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार या लालू यादव, दोनों में से किसी एक को श्रेयस्कर कहना होगा। लेकिन समस्या, एडी सिंह जो बातें कह रहे हैं उसका एक परिप्रेक्ष्य है, उसका एक बैकड्रॉप है ज्ञानेश्वर जी। वो ये क्यों कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बाबू के बाद सबसे अच्छे मुख्यमंत्री लालू यादव हुए? कहीं ना कहीं उनके जैसे व्यक्तियों के पीछे भी जातिवाद का जो टैग है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, श्री बाबू उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो एक नाम उन्होंने वहां से लिया, एक गुलदस्ता उन्होंने बिहार में जो प्रभावी कास्ट के रूप में यादव हैं तो यादवों को लिया, और चंदन जी ने कहा भी कि दोनों अब एक हो गए हैं। समस्या ये है कि नहीं, आप मानते हैं क्या कि दोनों एक हो गए? आप भी बिहार के रहने वाले हैं, आपको लगता है? मुझे ये बताया जाए कि एडी सिंह कब आए? आप जाति क्यों लाते हैं? नहीं रुकिए ना, आप ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एडी सिंह की जाति एक है, कृष्ण बाबू की जाति एक, वो सांसद है, वो सांसद है। जैसे आप एक प्रोफेसर है, वो एक सांसद है। हम सब सांसद हैं। नहीं, आप सांसद भी हैं चंदन जी, वो सांसद भी हैं। आप उसको जाति से मत जोड़िए चंदन जी, ऐसा नहीं। चंदन जी, हम सबकी एक सामाजिक आइडेंटिटी होती है, वो सांसद भी हैं। आप एक पत्रकार भी हैं, आप चंदन भी हैं, आप भागलपुर के भी हैं, आप एक मेल भी हैं, ये रूपम जी एक फीमेल भी हैं, ये सब भी होता है। चंदन जी, मुझे पहली बात करने दीजिए। और बिहार में तो जाति के बिना कोई बात ही नहीं होती है, कोई बात ही नहीं होता है। आप पहले जाओ तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस जात से है, किस कास्ट से, किस कम्युनिटी से है। मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप सब अपनी बात। बिल्कुल। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये एडी सिंह 2020 में जब उनको टिकट दिया गया, तो उससे पहले मैं देख रहा था मीडिया में, आज राजद के कई विधायकों ने ये कहा कि हमें ये पता ही नहीं कि ये कौन है। पहली बात। दूसरी बात, जहां मनोज झा जी का बात आ रहा था, तो मनोज झा जी कब आए? 10 वर्षों के मुख्यमंत्री के काल में जब लालू यादव थे, क्या उन्होंने किसी प्रकार की जातीय समरसता की
प्रश्न ये उठता है कि उन 10 वर्षों में जिसको आवाज दी, ये बिल्कुल सही है, मैं सकारात्मक मान रहा हूं उसको, लेकिन क्या बिहार में कोई उनका नक्शा आया? नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की औद्योगिक नीति सबसे पहली बार जब उन्होंने 11 वर्ष शासन कर लिए तब 2016 में आया। 2016 में नीतीश कुमार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की 11 वर्षों के बाद। समस्या इसी चीज के है, क्योंकि बिहार में कुछ भी होता है उसको जाति का ही आधार दिया जाता है। वो ताना बाना, जो आए थे सुशासन बाबू आए थे प्रोमिसेस पे, लेकिन सुशासन बाबू ने क्या किया? ओबीसी से ईबीसी किया, ईबीसी से कुछ और कर रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि बिहार में जातीय नहीं है, वो एमपी नहीं है, वो एमपी हैं, उनको एमपी माने, ये तो आदर्श की बातें हैं। अच्छा होता चलिए ये आप, होता। ठीक है, आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर है लालू यादव से। मैं फिर रूपम जी के पास चलता हूं। रूपम जी, ये बताइए, नीतीश कुमार को बेहतर आपने भी माना, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो 2005 से 2010 का गोल्डन पीरियड था, जिसमें वो सुशासन बाबू कहलाए, अब 2020 से जो 2023 का पीरियड है, तो 2024 में हम आ गए हैं, नीतीश कुमार गड़बड़ा गए। और जो आपने बात कही कि रात को 2 बजे आप घूम लेती हैं, टहल लेती हैं, मैं भी मानता हूं पटना में टहल लेती हैं, यह भी मानता हूं कि पटना से या बिहार के किसी भी हिस्से से आप रात को आ जा सकती हैं, लेकिन इधर अपराध तो बढ़ा है। और आप यंग हैं, आप वकील बनने जा रही हैं, जब रोजगार की संभावनाओं को तलाशने की बात होती है तो बिहार में क्या दिखता है आप? ठीक है, लालू यादव ने जो किया, मैं अभी चंदन यादव जी के पास भी चलूंगा और सवाल पूछूंगा कि कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया बिहार के लिए किया, और लालू यादव जी ने अपने परिवार के लिए किया। संपत्ति किसकी भरी किसकी नहीं भरी गवाह है। तो रूपम जी, क्या आप समझती हैं कि अब जो स्थिति है, पढ़ा तो दिए गए, के पाठक और नया प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अवसर है क्या बिहार में? बिल्कुल है। देखिए, हम क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने पहले जो गंदगी बिहार में मची, पहले उसको साफ करने का निर्णय किया। जब वो गंदगी हटी, जब जंगल राज हटा, आप जेडीयू में नहीं ना है, आप माननीय कर रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं उनको माननीय ही बोलूंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, तो मैं कद में भी और उनकी पोजीशन में काफी छोटी, मतलब उनके धूल बराबर भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को ऐसा मानती हूँ। आज मैं अगर यहाँ बोल रही हूँ ना, आपके सामने अपनी बात को रख रही हूँ, तो ये मैं कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है। अगर मैं आज कोई भी कपड़ा पहन रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, संविधान ने हमें आजादी दी थी पहले, लेकिन फिर भी उसके बाद, पहले तो आजादी हमें संविधान ने दी, लेकिन वो बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लड़कियों के लिए स्पेशली। उसमें किसका योगदान रहा? मुख्यमंत्री जी का। अब मैं बोलूंगी वो बड़े हैं, अब मैं उनको नीतीश कुमार जी भी नहीं, नीतीश कुमार बोल के अगर ये करूंगी, तो वो जो उन्होंने संस्कार दिया हमारे बिहार को, जो सिखाया, उस पर सवाल उठता है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ही बोलूंगी, चाहे कुछ होगा, क्योंकि आज मैं बोल रही हूँ तो मैं उनका नमक खा रही हूँ, तो मैं उनके नमक का कर्ज अदा करूंगी, क्योंकि इसी बिहार में बिल्कुल मैं ये बोलूंगी कि जब यहाँ सरकार बनी, जिस सरकार काल में अभी है जदयू और आरजेडी, जब 2019 या 21 में जो हुआ था चुनाव, उसमें जो बीजेपी और जदयू का गठबंधन बना था, उस समय जीता कौन? हाँ, 20 में। उस समय तो जनता ने बिलीव किया कि बीजेपी की सरकार बन रही है जदयू के साथ, लेकिन फिर बीच में सरकार गिरी बीजेपी की, और फिर जदयू और आरजेडी की सरकार बनी। उसके बाद से ये अभी बिहार में जो जंगल राज कहते हैं ना, इनडायरेक्टली थोड़ा सा जंगल राज आ गया है। कब से? इसको भी तो देखिए, मैंने आंकड़े निकाले। क्राइम ब्यूरो में आप जाके देखिए। मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे एनजीओ में जितने केस आते हैं, पहला सवाल ये होता है, मैम मेरा एफआईआर नहीं हो रहा है। कब से? जब से आरजेडी और जदयू की सरकार बनी तब से। लेकिन जब से बीजेपी और जदयू की सरकार थी, तब एफआईआर एक बार में होता था। अभी आज की डेट में जब पुलिस स्टेशन जाती हूँ ना, तो पहले मुझे केस बताना पड़ता है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था कि कोई भी एफआईआर आपको लेना है, आपको कुछ जैसे दे, तब जाके प्रशासन एफआईआर लेती है। लेकिन जब जदयू और बीजेपी थी, कुछ साल पहले की बात, जब सरकार बनी थी,
तो एक तरह से तो हम कहेंगे कि बीजेपी और जदयू की सरकार है। जदयू में नीतीश कुमार जी हैं, तो उन्होंने सबको मिला के चलना सिखाया और सिखाया भी और खुद भी चले भी। लेकिन हाँ, आज और कुछ गड़बड़ी हो रही तो है। आप ये कहना चाहती है ना कि आरजेडी के साथ आते, रूपम जी आप ये कहना चाहती है ना कि आरजेडी के साथ आते ही नीतीश कुमार फेल होने लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज आरजेडी के साथ मिलकर जो जदयू की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या पता, वो तो मुख्यमंत्री थोड़ी ना थाने में जाके बैठेंगे, थोड़ी ना रोड पर जाके बैठेंगे। मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी मेरे हॉल पे आए हैं, 10 दिन पहले। उन्होंने जिस सड़क पे वो आए, वो सड़क खराब थी। तुरंत अगले ही दिन उन्होंने सारे विधायकों को बुलाया, वार्ड पार्षद को बुलवाया और सबको डांट लगी है और रोड पे काम लग गया। कैसे? उन्होंने देखा कि हरियाली है। मैंने वही ऑब्जर्व किया कि सच में माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ सारा वो बना रहे हैं कि रोड वगैरह पे भी काम। तो रोड वगैरह पे तो हम लोग का आंख में तो चश्मा पहने हैं, लेकिन अंधे तो नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। मरीन ड्राइव देखेंगे, कम से चलिए कम हम रास्ता चंदन जी तय के पास करने चलते हैं। वाला। ठीक है रूपम जी, हम चंदन जी के पास चलते हैं। चंदन जी देखिए, चंद्रचूड़ सिंह साहब ने तो कह दिया नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर। रूपम जी कह रही हैं कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होते हैं तो ठीक होते हैं, और जैसे ही आरजेडी के साथ जाते हैं, जंगल राज की आहट, शिकायत कर रही है, थानों में एफआईआर नहीं होता है। तो फिर जब ये सूरत है और इसकी बुनियाद लालू यादव, आरोप तो यही लगता है कि जंगल राज, तो फिर कैसे, किस आधार पर हम ये मान लें कि श्री बाबू के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री लालू यादव है? जी देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, कल अब देखिए कोई क्या बोलते हैं, उनका विचार है, उनके ओपिनियन है, उनका मैं मतलब उन पे मैं कुछ नहीं कहना हमें। जी अब नीतीश कुमार जब जो कह रही हैं रूपम जी कि आरजेडी के साथ आते हैं नीतीश जी तो क्यों गड़बड़ा जाते हैं, तो उसका जवाब कोई आरजेडी वाले देंगे। मैं एक पत्रकार के नाते आपको बता रहा हूँ। देखिए, एडी सिंह साहब ने कहा कि श्री कृष्ण बाबू के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे, यही कहा। जी लेकिन हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि नीतीश बेहतर है कि लालू बेहतर है। तो चर्चा तो तुलना तो हो जाएगी ना जब सबसे बेहतर। हाँ, नंबर वही मैं 1 कह रहा आपने हूं, बना दिया। नहीं, हम आ रहे हैं कृष्ण बाबू के बाद ये दोनों जो है, लालू जी और नीतीश जी है। उस समय भी देखिए मैंने रोका नहीं बीच में। मैं कह रहा हूं लालू और नीतीश जी एक ही स्कूल के प्रोडक्ट हैं, ये दोनों एक हैं। तो ये दोनों जो काम लालू जी ने, कृष्ण बाबू के बाद जो बेहतर मुख्यमंत्री आए लालू जी, अगर लालू जी कंटिन्यू करते तो वो काम वो करते जो नीतीश जी अभी कर रहे हैं। यानी कि स्कूल एक है, दोनों एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, और नीतीश कुमार लालू के एक्सटेंशन है। अगर लालू जी रहते, लालू जी जिस तरह से विदेश, मैंने वही कहा ना, उसमें बीच में बात रुक गई। लालू जी ने जब एक सोशल रिफॉर्म करके जो पिछड़ी जातियां थी, जो समाज के निचले तबके, निचले पायदान पे बैठी, तो उनको जब आगे लाके उनके मुंह में जुबान देके, शायद उस समय रूपम जी तो होंगी भी नहीं, जिस तरह से जो होता था समाज में, कभी पूछिएगा रूपम जी घर में कि कैसा व्यवहार और कैसा क्या होता है, पूछिएगा कभी। तो वो लालू यादव ने वो समाज के लिए वो किया, उन लोगों को आगे लाया, वो लोग समाज की मुख्य धारा में आए। उसके बाद काम था पेट का, मतलब कि रोजगार का, जो आप पूछ रहे थे ज्ञानेश्वर जी, रोजगार का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो काम करने के लिए लालू जी जब जाने लगे, विदेश गए, सिंगापुर गए, उधर जहां जहां गए कि वो निवेश को लाने के लिए जाने, तब शुरू हुआ एक दौर राजनीति में केस करके जो है, जो उसके बाद वो हट गए। उसके बाद आए नीतीश जी, तो नीतीश जी ने उसके बाद काम किया। नीतीश जी, अब देखिए बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने राज नहीं किया। नीतीश जी के साथ बीजेपी ने भी राज किया, आरजेडी ने भी राज किया, फिर भी आप कहते हैं 30 साल। देखिए आप लोग बात कैसे करते हैं, मैं आपको, आप दोनों को कह रहा हूं, चंद्रचूड़ जी, 30 साल में आप हमेशा कहते हैं कि इन दोनों को देख लिया बिहार ने, लालू को, नीतीश को देख लिया। अरे बीजेपी को भी तो देखा, आप एक पार्टी को क्यों छोड़ते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी क्यों छोड़, लेकिन मैं कह रहा हूं आप निष्पक्ष होकर आकलन करेंगे ना, आप निष्पक्ष होकर आकलन करेंगे, जाति से ऊपर उठ के आकलन करेंगे। बीजेपी भी थी 15 साल 17 साल सत्ता में भागीदार। यानी कि अगर बिहार आज पिछड़ा है या जो भी है, अगर विकसित है बिहार, उसका भी योगदान है, बीजेपी का भी योगदान है। पिछड़ा है तो सबका योगदान है। आप किसी एक आप को मानते हैं बिहार के पिछड़ेपन के लिए लालू और नीतीश दोनों कसूरवार हैं, बीजेपी भी कसूरवार है, ये मानते हैं ना?
नहीं नहीं, लालू ने अपने हिस्से का काम किया। लालू ने सामाजिक पर वो अद्भुत काम किया। आज हम बात कर रहे हैं, आज जो पिछड़ी तो उन्होंने जातियां तो जो बात पिछड़ापन दिखा दिया ना, कि जब देश क्या, कहाँ बढ़ रहा था, प्रति व्यक्ति आया आपके घटते चले गए, ये तो बताया अभी आप एक चंद्रचूड़ सिंह साहब ने वर्ल्ड बैंक। आप एक बात बताइए, क्या आज लालू जी ने जो सामाजिक परिवर्तन लाया उसी का तो नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री, क्या बिहार में उसके बाद कोई अगला मुख्यमंत्री बना? आप जाति पर आ गए, अभी आप रोक रहे थे चंद्रचूड़ सिंह साहब को, यही आप तो तो आ गए। यही तो सामाजिक परिवर्तन था। तो आपको बिहार के विकास से मतलब नहीं था, अगड़ा और पिछड़ा से मतलब था। अरे अरे, आदमी पहले आए तो विकास का, पहले आए तो मुख्य धारा में तो आए, पहले मुख्य धारा में तो आएगा। चलिए, चंद्रचूड़ सिंह साहब कह रहे हैं, देखिए चंदन जी कह रहे हैं कि जी मैं कह रहा हूं, चंदन जी कह रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, और ये भी कह रहे हैं कि यदि लालू यादव कंटिन्यू कर गए होते तो वे वैसा ही काम करते जैसा नीतीश कुमार ने बाद के दिनों में किया, जिसके कारण सुशासन बाबू वे कहलाए। लेकिन लालू यादव के नेचर सिग्नेचर को पहचानते हुए क्या आपको लगता है कि वे नीतीश कुमार की तरह काम कर पाते? और मैंने वो सवाल भी उठाया था कि देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद के लिए कुछ भी अर्जित नहीं किया, लेकिन लालू परिवार ने अपने लिए बहुत कुछ अर्जित कर लिया। ऐसा मैं इसमें अगर बीच में बोल दूं कुछ थोड़ा सा? जी हाँ, बोलिए। हाँ ठीक है तक। हाँ। दो बातों की चर्चा कोई नहीं करता बिहार में, शिक्षा की। मैं जब पढ़ रहा था, लालू यादव का राज था, मैं पढ़ रहा था, मैट्रिक का एग्जाम था, इतनी कड़ाई थी मैट्रिक एग्जाम में कि एग्जाम के सेंटर दूसरे जिले में पड़ते थे, जिसको लेके लालू यादव की आलोचना होती थी। एक चोरी तक नहीं हो पाता था, जो कि उन्होंने सुधार लाया था उस समय। दूसरी बात, रेल मंत्रालय का भी तो कार्यकाल था, रेल मंत्री भी तो बने थे, 5 साल ही तो थे। क्या नहीं, हम क्या बिहार कर की दिया? बात कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे। नहीं तो आपने ये कहा ना कि लालू जी, क्या लालू का जो नेचर और सिग्नेचर, आपने तो कहा कि नेचर एंड सिग्नेचर दोनों हैं, सामने हैं। जी। तो आदमी को मौका मिला किया। चलिए चंचू जी साहब के पास। जैसा ज्ञानेश्वर जी छोटी छोटी बातें कर देता हूँ। देखिए, रूपम अभी विद्यार्थी हैं, पढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि भी थोड़ा अनुभव की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री कहना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी लॉ स्टूडेंट को ये कहना कि मैंने उनका नमक खाया है, ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा भावना में जाकर कह गई, ये कहना उचित नहीं होगा। नहीं, भावना नहीं, देखिए बात वो नहीं है, उन्होंने बात गलत ये नहीं है कि कहा। एक महिला को अगर आगे बढ़ाया, आज अगर बहुत सारे लॉ स्टूडेंट मेरे क्लास में है जो कि या तो स्टूडेंट मुझे क्रेडिट बोलने कार्ड जिसको रूपम 5 जी, लाख या रुपए तो मैं देने का। बोल 2 मिनट रूपम जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, रूपम जी। रूपम जी, अरे रूपम जी रुक जाइए। देखिए चंचूर जी, बस एक सेकेंड लूंगा। देखिए, उन्होंने गलत नहीं कहा। हमारे देश में नमक खाने की परिपाटी चल पड़ी है। पिछले चुनाव में भी हुआ था कि हमने नमक खाया है, याद होगा आपको। चलिए, अभी तो अक्षत बट रहा है। चलिए, हाँ चंचू जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नमक तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और उसमें हमारे पास एक मतदान का अधिकार है, संविधान से मिला हुआ है। नमक, ये ठीक है कि एम्पावरमेंट किया होगा नीतीश कुमार जी ने, इनका ये मानना है, उन्होंने किया भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस प्रकार की डिबेट्स में नमक खाने वाली बात मुझे नहीं लगता ये कहना चाहिए। एक रह गया सवाल दूसरा, जैसा आपने ज्ञानेश्वर जी ने कहा, आपने कहा कि मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि मैंने ये कहा कि किसको कातिल मैं कहूं, किसको मसीहा समझूं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नीतीश कुमार अच्छे हैं या लालू यादव अच्छे हैं। मेरे लिए तो बिहार अच्छा है, और बिहार में पिछले 30 वर्षों में ना तो नीतीश कुमार जी ने और ना ही लालू यादव जी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की। और मैं क्यों कह रहा हूं, चर्चा का विषय ये था कि श्री बाबू के बाद लालू यादव बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हुए, जैसा आपने शुरू किया। मैं आपको याद दिला दूं ज्ञानेश्वर जी, फोर्ड फाउंडेशन के एक बड़े अर्थशास्त्री थे पॉल एप्लेबी। पॉल एप्लेबी ने 1960 के दशक में अपनी एक रिपोर्ट निकाली, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार देश का सबसे बेहतर शासित और देश का सबसे दूसरा विकसित राज्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पॉल एप्लेबी कह रहे हैं 1960 के दशक में। और मुझे ये कहने की आज भी अतिशयोक्ति नहीं, अगर बिहार में, जैसा रूपम जी कह रहे थे कि बहुत सारे शहर में जाती हैं और सभी शहरों में ये, और बिहार के 3 सबसे जो प्रति व्यक्ति आय के सबसे बड़े शहर माने जाते हैं, सबसे विकसित माने जाते हैं, पटना, बेगूसराय और मुंगेर, यही 1 2 3 है। इन तीनों शहरों में, अच्छा, मुजफ्फरपुर नहीं, मुंगेर है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पटना, अच्छा, 21-22 के डेटा के हिसाब से पटना, उसके बाद बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद मुंगेर। मेरे ख्याल से बेगूसराय की प्रति व्यक्ति आय 52-53 हजार, मुंगेर 44 हजार, और पटना सबसे ऊपर 1 लाख कुछ हजार।
अब मैं आपको ये जी क्यों कह रहा हूं, ये 3 वो जिले हैं, इन 3 जिलों के आसपास आप देखिए कि औद्योगिकरण कैसे हुआ, चाहे वो बरौनी में हुआ, चाहे वो रिफाइनरी लगा, चाहे वो तेल शोधक आईटीसी लगा। कारखाना आया, चाहे वो थर्मल प्लांट हुआ, या बरौनी दूध उत्पादन केंद्र। मुझे ये बता दीजिए, वॉल्टर हाउसर ने तो ये लिखा, बिहार इज द एंड ऑफ द जी अर्थ, जब लालू यादव शासन कर रहे थे। तो हम हम्म, अगर कुछ कहें, हम अगर तुलनात्मक दृष्टि से बात करें, तो कहां पॉल एप्लेबी के द्वारा दिया गया वो एक प्रशस्ति, और फिर वहीं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, वही एक दूसरा जी अंग्रेज जी कह रहा है बिहार इज एंड ऑफ द अर्थ। तो मुझे लगता है दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब वो हम्म, आरपी सिंह क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि हुकूमत का एजाज चाहते हो तो अंधेरा है, लिख दो रोशनी है। तो जी वो एक राजनीतिक एंगल है। मुझे लगता है कि बिहार में जो पोटेंशियल है, और बिहार को जहां होना चाहिए था, जिस गति से श्री बाबू के समय में बिहार आगे बढ़ा, उसको ना सिर्फ उसमें उसको रोकने वालों में ना सिर्फ लालू यादव हैं, बल्कि अगर लिखी जाएगी सीरीज, तो सीरीज में कई लोगों का नाम होगा, सभी जाति जी होंगे। क्योंकि आप ये रखिए कि बिहार में लालू यादव से पहले राम लखन सिंह यादव भी थे, दरोगा प्रसाद राय थे, जगन्नाथ मिश्रा थे। कौन सी ऐसी जाति, केबी सहाय थे, विनोदानंदन झा थे, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं थे? लेकिन किसी ने भी उस दिशा में, उसकी जो शुरुआत श्री बाबू ने की थी, किसी ने भी उसको आगे नहीं बढ़ाया। हाँ, ये जरूर है कि लालू यादव ने, जब देश आर्थिक उदारीकरण कर रहा था, देखिए विडंबना, जब देश जी आर्थिक उदारीकरण कर रहा था, हम प्रो मार्केट हो रहे थे, हम्म, राज्यों में विधि व्यवस्था की बात की जा रही थी, बिहार फिर से उस फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट में जा रहा था, वहां मसलमैन पॉलिटिक्स हो रही थी। किसको नहीं पता है कि बिहार से, किसी से पता कर लीजिए। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं जब इंग्लैंड में अपना पीएचडी कर रहा था, तो आपको मैं बताऊं, इंग्लैंड में जो हर चौथा डॉक्टर है वो इंडियन है, और उस चौथे का हर तीसरा जो है वो बिहार का है। जिस प्रकार जी से पलायन हुआ, बिहार से डॉक्टरों का पलायन हुआ, बिहार से हम जैसे अभागों का पलायन हुआ, बिहार से चंदन कुमार जैसे लोगों का पलायन हुआ। ये क्यों पलायन हुआ? अगर वो शिक्षा व्यवस्था ठीक होती, अगर वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक होती, अपहरण की राजनीति नहीं होती, मसलमैन की राजनीति नहीं होती, तो क्या बिहार वहीं होता जहां है? आज बिहार से लोग बेंगलोर की आर्थिक व्यवस्था को चला रहे हैं, आज बिहार के लोग दिल्ली विश्वविद्यालय चला रहे हैं, आज बिहार के लोग अमेरिका में आईटी सेक्टर चला रहे हैं, परंतु बिहार कहां है? वो इसलिए है कि बिहार से प्रोफेशनल क्लास को माइग्रेट करने के लिए विवश होना पड़ा। और उस व्यवस्था का एग्जैक्टली। अगर कहीं, अगर अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकमात्र कारण है, परंतु एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि लालू यादव, और आप कहते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या लिया अपने लिए, लालू यादव ने अपने लिए क्या लिया, ये तो बात की बात है, ये तो न्यायालयों में चल जी रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने कुर्सी तो लिया। वो 20 साल की कुर्सी क्यों आई? वो इसलिए आई कि नीतीश कुमार बदलते रहे, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। और जहां तक चंदन जी रेल मंत्री का सवाल है, ये ठीक बात है कि वो रेल मंत्री बने, पर उसी रेल मंत्री ने आईआरसीटीसी में जो घोटाला हुआ, वो आज भी न्यायिक व्यवस्था में जांच चल रही है। तो हम बात क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, किसको कातिल मैं कहूं? नहीं नहीं चंद्रचूड़ जी, आप पढ़े लिखे, आप प्रोफेसर हैं, अब आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे कि आपने दिल्ली मैंने ये नहीं यूनिवर्सिटी कहा कि हल्ला कर मैंने दिया, ये नहीं कहा तो कि वो चल मैंने नहीं जाएगा कहा फिर कि मामला, मैंने तो नहीं कहा इसमें सिद्ध हुआ। उसके मैंने नहीं आप कहा तो कम कि, से कम, मैंने आप तो ऐसे कहा बात मत करिए। मैंने कहा वो आरोप है, मैंने कहा वो अभी भी हाँ, सब जुडिस है। मैंने ये नहीं कहा कि वो सिद्ध तो, हो गया। पर आपने रेल मंत्रालय की दुहाई दी उनके लिए, इसलिए मैंने कहा कि हमने उस दुहाई रेल नहीं, तो पूरा, मंत्रालय में, उस वो रेल तो मंत्रालय में भी पूरा ईडी के विश्व दुहाई छापे दे चल रहा है रहे उसका। हैं। उसी दौर की बात मैं कर रहा हूं, जिस दौर में वो रेल मंत्रालय में थे, उसी दौर के लिए उस पर भी एक, ये ऐसा क्यों है कि जब जब बिल्कुल वहां गए वहीं वहीं चार्जेस लगा? कम से कम नीतीश कुमार में वो चार्ज तो नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार में मौका परस्ती का चार्ज तो लगा ही सकते हैं। वो किसके साथ आए, जनता का मैंडेट किसके साथ है, शासन किसके साथ है। और वैसा जैसा मुझे लग रहा है, अरुणिका जी कह रही हैं, तो मुझे तो कुछ और भी अब आभास हो रहा है कि वो राजद से कहां चले जाने की किस तरफ जा सकते हैं। मुझे तो चलिए, ऐसा लग, समय तो की कमी है और इस संवाद को खत्म करना आवश्यक है, तो आप सभी लेकिन लोग एक मेरे एक साथ जुड़े। एक छोटी सी जी बात मैं जी बोलूं। हाँ हाँ जैसा अभी चंद्रचूड़ सर ने कहा कि आउट ऑफ बिहार, आउट ऑफ इंडिया, बिहार ही आईटी सेक्टर चला रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये मैं इनसे 100% सहमत हूँ। क्यों? मेरे कॉलेज में कोई लंदन से पढ़ के फैकल्टी आए हैं, कोई जेएनयू से पढ़ के आए हैं। पता है उनका स्टेटमेंट क्या है?
उनका ये स्टेटमेंट हर चुनाव में रहता है कि अगर आरजेडी की सरकार आती है, मैं ओपन बता रही हूँ, और मैं जहां से भी पास आउट हुई, आरजेडी की सरकार आती है तो मैं बिहार छोड़ दूंगी। तो इसमें मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कम से कम ये बताए कि आखिर इतना बड़ा स्टेटमेंट एक प्रोफेसर जो कि वेल एजुकेटेड है, लंदन से पढ़ के आ रहा है, जेएनयू से पढ़ के आए हैं, उनका ये स्टेटमेंट क्यों है? मुझे तमाम जितने भी लोग हैं उनसे चलिए ये बात जारी रहेगी। देखिए कौन बेहतर, देखिए चुनाव का समय आ रहा है, और भी तीखेबाज बिहार होंगे। वापस जाता रहता हूँ, मैं तो बिहार जाता रहता हूँ। आप बिहार जाते रहते हैं, बिहार आते रहते हैं, बिहार में आपका स्वागत भी हम करते रहते हैं। तो चलिए इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप सभी आए इसके लिए शुक्रिया, और हम अपने दर्शकों से कहते हैं चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।